रामू और शामू दोनों अपने मालिक के कहने पर राजवाड़ी की पुरानी हवेली को आग लगाने के लिए पहुंच गए। वो दोनों अंदर जाते हैं, लेकिन जैसे ही रामू आग लगाने जाता है वो देखता है कि शामू ने अपने आप को आग लगा ली है। ये देखकर वो घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रामू भाग पाता उससे पहले ही कोई शक्ति उसे भी मार देती है। अब कई साल बीत जाते हैं। अयान दुर्गा पूजा के महोत्सव पर अपने घर वापस आने वाला था। यह सुनकर उसके परिवार वाले बहुत खुश थे। उतने में ही अयान का छोटा भाई आता है और वो सबको कहता है कि अयान भैया घर नहीं आने वाला और वो राजवाड़ी जाने वाला। यह सुनकर अयान की दादी काफी डर गई। अयान के घर वाले तुरंत राजवाड़ी के लिए निकल जाते हैं। अयान अपने पुराने घर राजवाड़ी पहुंचता है। उसे लगता है कि पर्दे के पीछे कोई साया है, लेकिन उतने में ही अयान को देखकर हवेली का नौकर बाहर आ जाता है और अयान को कहता है कि वो अंदर नहीं जा सकता। अयान उसकी बात मान लेता है और पीछे हट जाता है, लेकिन जैसे ही नौकर अंदर चला जाता है अयान गेट फांदकर अंदर चला जाता है। नौकर उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर अयान उसे अपनी घड़ी निकालकर दे देता है और अंदर चला जाता है। दुर्गा पूजा के महोत्सव पर मीरा की बहन अपने पड़ोस में प्रसाद खाने गई। उसे वहां देखकर उसकी काकी बहुत भड़क गई और उसे तंग करने लगी। अपनी बहन को बचाने के लिए मीरा तुरंत वहां पहुंच गई और उसे घर ले आई। पड़ोसियों के ताने सुनकर उसकी छोटी बहन बहुत रोती है। उधर अयान जैसे ही हवेली में कदम रखता है उसके घर वालों की गाड़ी पर एक कौवा आकर टकरा जाता है और मर जाता है, जिससे अयान की दादी समझ जाती है कि अयान हवेली के अंदर प्रवेश कर चुका है। अब अयान साबित करना चाहता था कि यह हवेली श्रापित नहीं है और इसलिए वह हवेली में भोजन का कार्यक्रम रखता है, लेकिन मीरा वहां पहुंच जाती है और अयान के साथ बहस शुरू कर देती है और वो पूछती है कि उसके पिताजी को काम से क्यों निकाला। तभी अचानक से अयान के ऊपर दीवार पर टंगा उल्लू का पुतला गिरने वाला होता है, लेकिन मीरा उसे बचा लेती है। तभी अयान के फैमिली वाले वहां पहुंच जाते हैं। अयान अपने घर वालों से आज की रात हवेली में गुजारने की जिद करता है। फिर अयान के बहुत जिद करने के कारण उसकी दादी मान जाती है। उनकी बातें चल ही रही होती है कि उतने में ऊपर से किसी की चीख सुनाई देती है। घर के सभी लोग ऊपर देखने जाते हैं कि क्या हुआ। वो लोग देखते हैं कि वहां उनका नौकर अयान को मारने की कोशिश कर रहा है। बबलू अयान को बचा लेता है, लेकिन नौकर अयान को मारने की धमकी देता है। ये सब देखकर अयान की दादी बहुत डर गई और अयान को अपनी कसम दे देती है कि रात में किसी भी परिस्थिति में अयान अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। और अयान अपनी दादी की ये बात मान लेता है। फिर अयान की दादी मीरा के घर जाती है और मीरा के पिता से माफी मांगती है और उन्हें एक आखिरी बार हवेली की पहरेदारी करने को कहती है। मीरा के पापा तुरंत हवेली जाने के लिए निकल जाते हैं। आधी रात में अयान के कमरे का रेडियो अपने आप बजने लगता है। अयान उसे बंद कर देता है और देखता है कि बाहर बबलू कहीं जा रहा था। अयान उसके पीछे पीछे जाता है और देखता है कि बबलू के गले में अचानक से एक दुपट्टा। जैसे ही अयान बबलू को बचाने के लिए जाता है बबलू गायब हो जाता है और अचानक से अयान के ऊपर एक चुनरी गिरती है। अब अयान डाकिनी के वश में था। अयान खड़ा होकर कुएं की तरफ बढ़ने लगता है। यह सब मीरा देख लेती है। मीरा अयान को आवाज लगाती है, लेकिन अयान आगे बढ़ते रहता है। अयान की दादी और भाभी पुरानी तस्वीरों पे हार चढ़ा रही होती है। उतने में वहां बबलू आकर बोलता है कि अयान उसके कमरे में नहीं है। अयान की दादी घबरा जाती है और तुरंत सबको लेकर पुराने कुएं के पास जाने लगती है। इधर अयान के पीछे कोई साया खड़ी हुई थी जो उसे कुएं में कूदने के लिए उकसाए जा रही थी। जैसे ही अयान आगे बढ़ा मीरा ने उसे पीछे खींच लिया और तभी अयान होश में आ गया और बच गया। उतने में ही अयान के परिवार वाले वहां आ जाते हैं और वो सब अयान को लेकर अंदर चले जाते हैं। उसी वक्त घर की लाइट चली जाती है। मीरा जैसे ही क्या हुआ ये देखने के लिए आगे बढ़ती है। उसको लगता है कि उसके पीछे कोई है, लेकिन वो जैसे ही पीछे मर के देखती है उसके ऊपर कोई चीज गिरने ही वाला था कि उससे पहले अयान उसे बचा लेता है। इधर मीरा के बाबा गेट खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर काफी कोशिशों के बाद गेट खुल जाता है, लेकिन तभी मीरा के बाबा ऊपर किसी की परछाई देखते हैं और वो उसकी तरफ लाठी फेंकते हैं, मगर वो लाठी मुड़कर मीरा के बाबा की तरफ ही बढ़ने लगती है। जैसे ही लाठी पास आती है मीरा के बाबा झुक गए, जिससे वो बच जाते हैं, लेकिन ड्राइवर उनके सिर पे लाठी मार के बेहोश कर देता है। अब अयान और उसके परिवार वाले वहां से जाने के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद मीरा भी घर जाने के लिए निकलती है, लेकिन तभी वो अपने बाबा की लाठी गिरी हुई देखती है, जिससे मीरा घबरा जाती है और उनको ढूंढने लगती है। तभी मीरा के बाबा मीरा को मिल जाते हैं, लेकिन उनकी हालत काफी खराब होती है। वो मीरा से कहते हैं कि जा और मालकिन को कह दे कि उसे सेवक मिल गया है और सेवक उसे जाने नहीं देगा। मीरा अपने पिता के कहने पे मालकिन को बताने के लिए निकल जाती है। इधर अयान गाड़ी चला रहा था, तभी अचानक उसे किसी का साया दिखाई दिया और तभी अयान की गाड़ी पेड़ से टकरा गई। मीरा अयान के गाड़ी के सामने आ जाती है। मीरा अयान के दादी से कहती है कि उसके बाबा ने बोला है कि उसे सेवक मिल गया। संदेशा सुनकर अयान की दादी डर जाती है। अयान तुरंत अपनी दादी को संभाला। तभी मीरा और अयान फिर से बहस करने लगते हैं, लेकिन तभी अयान की भाभी देखती है कि उनकी बेटी कहीं नहीं है। सब कोयल को ढूंढने लगते हैं। बबलू का फोन रिंग करता है। वो देखता है कि उसके फोन पे अयान का वीडियो कॉल आ रहा है, मगर अयान उसके सामने था। वो अयान को ये दिखाता है। अयान जैसे ही फोन उठाता है उसे फोन पे कोयल दिखती है जो बेहोश थी। मीरा ये देखकर समझ गई कि कोयल रजवाड़ी में। अयान और मीरा राजबाड़ी के लिए निकल जाते हैं। बबलू अपने परिवार के साथ राजबाड़ी के लिए निकल जाता है। अयान और मीरा जैसे ही राजबाड़ी के अंदर जाते हैं डाकिनी को उसका पता चल जाता है। अंदर जाते ही उनको कोयल मिल जाती है। अयान मीरा कोयल को देखकर खुश हो जाते हैं। वो कोयल से बात कर ही रहे थे, तभी उनको ऊपर से कुछ आवाज आती है। अयान ऊपर देखने के लिए जाता है, लेकिन मीरा अयान को रोकने की बहुत कोशिश करती है, मगर अयान उसकी बात नहीं मानता। अयान ऊपर चला जाता है। अयान को पीछे कुछ महसूस होता है, पर पीछे देखने पे कुछ नहीं होता। अयान फिर से डाकिनी के वश में आ जाता है। मीरा कोयल को बाहर छोड़कर अयान को ढूंढने चली जाती है। मीरा को अयान मिल जाता है। अयान के अंदर राजा रुद्र प्रताप की आत्मा आ गई। वह मीरा के साथ बदतमीजी से बात करने लगता है और मीरा को घर भगा देता है। मीरा रूठकर वहां से चली जाती है। अयान के परिवार वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। उसके परिवार वाले उसे ढूंढने लगते हैं। अयान राजा रुद्र प्रताप के कमरे में बैठा हुआ, तभी डाकिनी उस कमरे में आ जाती है। अयान को बहुत ढूंढने के बाद भी जब अयान कहीं नहीं मिलता तो अयान के पिताजी पुलिस को बुला लेते हैं। वह सबको किसी होटल में ठहरने को कहते हैं, लेकिन अयान की दादी साफ कह देती है कि वह कहीं नहीं जाएंगे। उधर मीरा अपने बाबा के घावों पर पट्टी बांध रही। तभी मीरा की छोटी बहन खून देखकर रोने लग जाती है, लेकिन मीरा उसे प्यार से समझाती है और वह थोड़ी देर में सो जाती है। मीरा के मन में सवाल उठ रहे। वह अपने बाबा से पूछती है कि वह चौधरी परिवार की मदद क्यों कर रहे हैं, लेकिन मीरा के बाबा चुप रहते हैं। मीरा अपने बाबा से अयान की शिकायत करने लगती है। तभी वहां पे अयान की दादी आ जाती है और यह सब बात अयान की दादी सुन लेती है। दादी उनसे कहती है कि यह सब डाकिनी ने अयान से करवाया। अयान अब डाकिनी के वश में है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दादी बताती है कि अयान की गर्दन पर 2 निशान बन चुके हैं और तीसरे निशान के बाद वह कभी राजबाड़ी से बाहर नहीं निकल पाएगा। ये बात सुनते ही मीरा के बाबा बिना कुछ कहे कोई सामान निकालकर राजबाड़ी के लिए निकल पड़ते हैं और मीरा को अंदर ही बंद कर देते हैं। वह सीधा राजबाड़ी पहुंचते हैं और मालकिन से कहते हैं कि वह यह गंगा जल हवेली के चारों तरफ छिड़क दे। इतना कहकर मीरा के बाबा हवेली के अंदर चले जाते हैं। वह मंत्रों का जाप करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जमीन पर जादुई मिट्टी डालते हुए जैसे ही वह आगे बढ़ते हैं उन्हें एक जगह पे डाकिनी के पैरों के निशान दिख जाते हैं। तभी उन्हें डाकिनी का छुपा कमरा भी मिल जाता है। वह अपने मंत्रों से दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं। मीरा को याद आता है कि उसकी मां ने बचपन में अयान और उसे एक खास लॉकेट पहनाया था। वही लॉकेट लेकर बिना देर किए मीरा भी हवेली की तरफ भाग पड़ती। अंदर मीरा के बाबा डाकिनी पर हावी पड़ रहे थे। पूरी हवेली डाकिनी की डरावनी आवाजों से गूंज रही थी। मीरा और अयान की दादी भी अंदर जाने लगती है,
लेकिन उतने में ही हवेली का भारी दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो जाता है और सब बाहर ही रह जाते हैं। अंदर डाकिनी गुस्से में मीरा के बाबा को पकड़कर खिड़की से बाहर फेंक देती है। अब मीरा क्या करेगी? क्या अयान बच पाएगा? जानने के लिए कमेंट में पार्ट 6 इंचेस लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए।